गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट हैं जो 9th के मैथ को समझने में पढ़ने में आपके काम आने वाले हैं वो हम यहाँ पर पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। चलिए, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में, कि बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी बच्चे को पता है कि बहुपद क्या होता है तो आप मुझे बता सकते हो। आप बच्चे बहुपद से क्या समझते हैं? अगर पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। दो पदों वाली संख्या। इन्होंने कहा दो पदों वाली संख्या, लेकिन ठीक है, जो इसकी जो बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन है वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे ये आपको बहुपद जानने से पहले पता होना चाहिए कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, कैसे व्यंजक? बीजीय व्यंजक। तो होता क्या है, आपने मैथ में जो है वो बहुत सारी संख्याएं देखी होंगी, 1 2 3। ठीक है, -50, -500 या कुछ भी, कोई भी आपने संख्याएं मैथ में देखी होंगी, है ना। और इंग्लिश में आपने देखे होंगे अल्फाबेट्स ABCD, ई से लेकर के कहां तक? Z तक। ठीक है, तो ये आपने मैथ में देखे हैं, ये आपने इंग्लिश में देखे हैं। जब आपको ये दोनों मिलकर के मैथ में ही दिखने लग जाए, जैसे कि यहाँ पर देखिए x भी है, 4 भी है, y भी है, 2 भी है, तो उसी को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। किसको? इसको हम कहते हैं चर। ठीक है, जो आपके ABCD होते हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं चर, और जो आपकी संख्याएं होती है इनको हम कहते हैं अचर। चलिए, तो जब आपको चर और अचर के बीच में या तो जमा, गुणा, माइनस या फिर भाग नजर आने लग जाए तो उसी को हम कहेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ए में जो है वो 2 को जमा किया, तो ये मेरा क्या है? ये मेरा एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पर चर भी है और अचर भी है। ठीक है, दोनों चीजें है ना, चर भी है और अचर भी है, तो इसी को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 में से जो है वो माइनस कर दिया एल को। ठीक है, तो ये भी मेरा बीजीय व्यंजक है। मान लीजिए 5 यहाँ पर गुणा कर रहा है एन के साथ, और पी को यहाँ पर भाग दे रहा है 6, तो ये सारे हमारे क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो बहुपद भी एक बीजीय व्यंजक होता है, लेकिन वो एक खास तरह का बीजीय व्यंजक होता है। किस तरह का? एक खास तरह का बीजीय व्यंजक। तो उसमें ऐसा क्या खास होता है, तो चलिए आज हम जानते हैं कि जो आपका बहुपद, ऐसा बहुपद जो है वो ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात, किसकी घात? चर की जो घात होती है वो कैसी होती है? पूर्ण संख्या होती है। कैसी होती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें आपके चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो उसी को हम बहुपद कहेंगे। अदरवाइज उसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखते हैं कैसे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि चर क्या होता है और घात क्या होती है। मान लीजिए ये मेरा बहुपद है 4x² जमा 6x+3। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें x क्या है? वो चर है। ठीक है, x क्या है? इसमें चर है। और घात देखिए, तो ये इसकी घात है, इसकी घात 2 है, और इसकी घात यहाँ पर कुछ नहीं लिखी, तो इसकी घात कितनी होगी? इसकी घात जो है वो 1 होगी। ठीक है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। तो आपने जो है अपने चरों की घात देखनी है, अगर वो पूर्ण संख्या हो। कैसी हो? बेटा आप क्या टाइप कर रहे हैं? ऐसा टाइप ना करें तो आपको हम क्लास से लेफ्ट कर देंगे, सॉरी रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्या हो? अगर इसकी जो ये घात है, अगर ये पूर्ण संख्या हो तो हम उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अदरवाइज हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये मेरा एक बहुपद है। ठीक है, लेकिन देखिए, मान लिया अगर यहाँ पर ऐसा होता, अगर यहाँ पर ऐसा होता 6y² + 9z की घात 4/3 - 2, तो बताइए क्या ये एक बहुपद है? क्या इसे हम एक बहुपद कहेंगे? यस और नो? रिपोर्ट काटे ना, नहीं कहेंगे। वेरी गुड, इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले तो अपने चर देखिए। चर मैंने देखा तो चर क्या है? चर मेरा यहाँ पर y है और z है। y और z मेरे चर हैं। तो ये y की घात तो 2 है, y की घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या z की घात पूर्ण संख्या है? क्या 4/3 एक पूर्ण संख्या होती है? तो नहीं होती है। अगर घात जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है तो उसको हम बहुपद जो है वो नहीं कहेंगे, तो ये एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं एक और चीज, कि मान लीजिए आपके चर का जो है वो वर्गमूल हो रहा है। क्या हो रहा है? चर का जो है वो वर्गमूल हो रहा है। अगर मैं इस वर्गमूल को घात में बदलना चाहूं,
अगर मैं इस वर्गमूल को घात में बदलना चाहूं तो कितनी जो है वो वर्गमूल की घात होती है, क्या कोई मुझे बता सकता है? वर्गमूल की घात कितनी होगी? अगर मैं वर्गमूल को घात में बदलना चाहूं तो कितना होता है बेटा? वो होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो बताइए कि क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? यस मैम। यस मैम। पूर्ण संख्या है? P/Q वाली होती है बेटा पूर्ण संख्या, सॉरी P/Q वाली होती है परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये P/Q वाली पूर्ण संख्या तो नहीं, पूर्ण संख्या होती है आपकी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको बटे वाली संख्या कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, और ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब कि अगर कभी आपके बहुपद में, ध्यान से इस चीज को आप सभी बच्चे सुने, अगर आपके बहुपद में कभी भी चर का वर्गमूल हो रहा हो, चर का मतलब क्या है? चर मतलब x, y, a, एल, इन सबका अगर वर्गमूल हो रहा हो तो आप बिल्कुल साफ मना कर दीजिएगा कि ये बहुपद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब आप अपने चर को घात में बनाओगे, जब आप इस वर्गमूल को हटा के इसकी घात लगाओगे तो वो 1/2 आएगी, और 1/2 जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं है। घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तो हमारा जो बीजीय व्यंजक है वो भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आप इसके थोड़े से एग्जाम्पल पर। अगर मान लीजिए आपके पास, अच्छा यहाँ पर मैं लिखती हूँ 4√y+5√x, तो क्या ये बहुपद होगा? क्या ये एक बहुपद होगा? बहुत अच्छे, नहीं होगा, है ना, बहुत बढ़िया। ये एक बहुपद नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, चर का जो है वो क्या हो रहा है, चर का वर्गमूल हो रहा है। चर का वर्गमूल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा होता, मान लीजिए यहाँ पर होता √15x/6, क्या ये एक बहुपद है? ये नीचे वाला, ठीक है, ये एक बहुपद होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वर्गमूल हो रहा है वो हमारी संख्या का हो रहा है। चर की घात तो एक है, चर की घात एक है मतलब कि वो पूर्ण संख्या है, तो ये एक बहुपद होगा। नहीं बेटा, ये होगा, है ना, ये एक बहुपद होगा। और इसकी घात एक है यहाँ पर चर की, और इस संख्या का वर्गमूल हो या कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संख्या का वर्गमूल हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर चर का वर्गमूल हो तो आप बिल्कुल साफ मना कर दें कि एक बहुपद नहीं है। तो यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ आ चुका होगा। अब अगला अपना कंसेप्ट देखते हैं। तो अगला आपके पास है, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिखा होता 5/y। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कभी अपने चर को हर में नहीं लिखते। चर आपका जो है वो अंश में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? अंश में होना चाहिए। तो चलिए, ये हर में है, इसको अंश में लेके आते हैं। कभी भी कोई चीज अगर हर से अंश में आ रही हो, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर y की जो घात है वो 3 है, ठीक है, 5/y की घात 3। अगर कभी भी आपकी संख्या जो है वो हर से अंश में आ रही हो तो हम इसको कैसे लिखते हैं? 5 का 5, 5 का यहाँ पर 5 गुणा y। हर से अंश की तरफ को जा रहा है तो मतलब अब इसकी जो y तो ऐसे कैसा रहेगा, लेकिन जो घात होती है उसके आगे हम एक माइनस लगा देते हैं, वो जो है माइनस की बन जाती है। किसकी बन जाती है? माइनस की बन जाती है। ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं कि y के साथ ही होगा, ऐसा सभी के साथ होगा। ठीक है, कोई भी चीज अगर हर से अंश की तरफ को आ रही हो, अंश में आ रही हो, तो आप उसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, बस एक चीज बदल दीजिए, क्या कि उसकी घात जो है वो माइनस में कर दीजिए। ठीक है, तो ये -3 आ गया। अब बताइए कि -3 जो है क्या वो पूर्ण संख्या है? नो मैम। नो। तो क्या ये एक बहुपद होगा? जब इसकी घात ही पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है आपने हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है? कि अगर कभी चर का वर्गमूल हो रहा हो तो, और अगर कोई चर हर में हो, अगर कोई चर कहाँ हो? हर में हो, तो इन दोनों केसेस में ये जो है वो बहुपद नहीं कहा जाता। इसको जो है हम बहुपद नहीं कहते। ठीक है, बस दो केसेस याद रखने हैं, या तो इसका वर्गमूल हो रहा हो या हमारा जो चर है वो हर में हो। चलिए, तो अभी के लिए देखते हैं आपको, और एक और बात यहाँ पर हम देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं और दो चरों वाले क्या होते हैं। ठीक है, इनको देख लेते हैं हम। तो अभी
आपके सामने मैं एक बहुपद लिखूंगी, आपने मुझे बताना है आपको इसमें जो है वो कितने चर नजर आ रहे हैं, ठीक है? बताइए इसमें आपको कितने चर नजर आ रहे हैं? कोई बच्चा बताएगा पहले वाले में कितने चर हैं आपको नजर आ रहे हैं? एक, सॉरी, कितने हैं? एक है, बहुत अच्छे। कौन है, उसका नाम क्या है? सॉरी, एक्स, बहुत अच्छा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्स, ठीक है? तो एक्स जो है वो यहाँ पर एक चर वाला बहुपद माना, इसको जो हम एक चर वाला बहुपद कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चर है। हम ये मान के चलेंगे कि आया ये 3-4 बार है। देखिए यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार एक्स आया है, लेकिन है तो एक्स ही ना, चर तो हमें एक ही नजर आ रहा है, वो है एक्स, तो इसलिए हम इसको कहेंगे एक चर वाला बहुपद। और इसमें बताएं, इसमें आपको कितने चर नजर आ रहे हैं? नीचे वाले में इसमें बताएं कितने चर आपको नजर आ रहे हैं? 3, ठीक है। 3 नहीं, ये देखिए ये ओ है। 2 कैसे बेटा? बताइए कौन कौन से हैं 2, अगर आपको 2 नजर आ रहे हैं तो? ये ओ है, चार है, चार। ये ओ है, ठीक है? ठीक है, पहला है एल, दूसरा है एम, तीसरा है एन और चौथा है ओ। तो यहां पर देखिए, यहां पर 4 चर है, तो इसे हम कहेंगे 4 चरों वाला बहुपद। कितने चरों वाला? 4 चरों वाला बहुपद, ठीक है? अगर आपको एक ही चर नजर आए तो आप कहेंगे एक चर वाला, चाहे वो एक चर आपको 10 बार लिखा हो, चाहे एक्स हम यहाँ पर 10 बार लिख लेते, वाई 10 बार लिख लेते, लेकिन हम इसको तब भी क्या कहते हैं कि ये एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि चर तो एक ही है ना। जब तो इसमें एक ही नजर आ रहा है तो उसको कहेंगे एक चर वाला, और अगर अलग अलग कहीं पे नजर आ गए तो जितने चर उतना आप उसको नाम दे दीजिएगा, ठीक है? चलिए, अभी हम क्वेश्चन करते हैं अपना 2.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पर इनमें से कौन कौन से चर हैं जो, कौन कौन से बहुपद हैं जो एक चर में बहुपद है। क्या है? जो एक चर में बहुपद है। तो चलिए पता करते हैं। यहाँ पर ये है आपका 4x⁻2 माइनस 3x⁻7, ठीक है? ये आपका एक बहुपद है। आपने बताना है कि क्या ये एक चर वाला बहुपद है? क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस, है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक ही चर है और वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है एक्स, ठीक है? ये किस में बहुपद है? ये एक्स में बहुपद है। दूसरा आपने बताना है y⁻2 जमा वर्गमूल 2। क्या, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये बहुपद है या नहीं। पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो है वो बहुपद है या नहीं। ये एक बहुपद है। क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्गमूल तो हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है? वर्गमूल जो है वो संख्या का हो रहा है, तो संख्या का वर्गमूल हो तो चलेगा। अगर यहाँ पर हमारे चर का जो है वो वर्गमूल हो रहा होता तो शायद हम इसको बहुपद नहीं मानते, तब हम कहते कि ये बहुपद नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, तो मतलब ये भी बहुपद है। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये एक चर में बहुपद है? क्या ये एक चर वाला बहुपद है? तो उसका उत्तर भी क्या होगा? उसका उत्तर भी होगा यस, कि ये जो है एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो चर है वो कौन है? वो है वाई, ठीक है? चलिए अगला बताए। 3 वर्गमूल टी जमा टी वर्गमूल 2, क्या ये एक बहुपद है? पहले तो आप इतना ही बताएं कि क्या ये एक बहुपद है? सभी बच्चे बताएं। ठीक है, ठीक है। तो ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे जो वर्गमूल हो रहा है वो किसका वर्गमूल हो रहा है? टी का वर्गमूल हो रहा है, हमारे चर का वर्गमूल हो रहा है। जहां पे भी चर का वर्गमूल होगा वो बहुपद नहीं होगा। तो जब ये बहुपद ही नहीं है तो इसके बाद हम नहीं जानेंगे कि ये एक चर में है या नहीं है। जब ये बहुपद ही नहीं है तो हम नहीं पता करेंगे कि ये एक
चर में है या दो चर में है, कितने चर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। y प्लस 2/y, y जमा 2/y, बताइए क्या ये एक बहुपद है? हाँ, इसका रीजन बताएगा कोई बच्चा कि ये बहुपद क्यों नहीं है? कोई बच्चा माइक ऑन करके अगर इसका रीजन बता पाए कि ये बहुपद क्यों नहीं है तो जरूर आप बताएं बेटा। क्यों इसे हम बहुपद नहीं कह रहे? क्योंकि चलिए, क्योंकि जो y है वो कहाँ है, वो हर में है, और हमने अभी अभी पढ़ा कि y जो है वो हर में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर y हर में होगा तो उसे हम अंश में लेके आएंगे। ठीक है, उसे हम जो है वो अंश में लेके आएंगे, अंश में लेके आएंगे तो तेरे 2 का 2 गुणा y का y, यहाँ पर y की घात 1 है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? सभी बच्चे बताएं, अगर यहाँ पर y की घात 1 है तो ऊपर आके y की घात कितनी हो जाएगी? -1। बहुत अच्छे, -1 है ना। और जो माइनस का 1 है वो पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आखिरी करते हैं इसका। आखिरी आपके पास है x की घात 10 जमा y की घात 3 जमा t की घात 50। पहले आप मुझे बस इतना बताएं कि ये एक बहुपद है या नहीं। एक चर दो चर का बाद में बात करेंगे, पहले इतना बताएं कि ये बहुपद है या नहीं। ये वाला बेटा, ये वाला आपने बस घात देखनी है ना, घात देखिए, अपने चरों की घात देखिए, आपके चरों की घात अगर पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगा, नहीं है तो नहीं होगा। इसमें तो तीनों कैसी हैं, तीनों ही पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये बहुपद है। ठीक है भाई, अब आप मुझे बताएं कि क्या ये एक चर में बहुपद है? एक चर में? मैम 3 चरों में है। हाँ, ये एक चर में नहीं है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, नहीं है। कितने चरों वाला है ये? 3 चरों वाला। ठीक है, कितने चरों वाला? 3 चरों वाला। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी हम लिखेंगे नो। क्यों लिखा हमने नो? क्योंकि एक चर वाला नहीं, ये बहुपद तो था लेकिन ये एक चर वाला बहुपद नहीं था। ठीक है, तो ये आपका जो है फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। आगे देखते हैं। आपको शायद स्क्रीन नजर नहीं आएगी, 1 मिनट का आप मुझे समय दें। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर देखिए, आपको अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं गुणांक। अगर आपको पता है गुणांक क्या होता है तो आप बता सकते हो। गुणांक, ठीक है, तो इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। गुणांक मतलब गुणा होने वाला अंक। कैसा अंक? जो गुणा हो रहा हो, गुणा होने वाला अंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा कि इसका गुणांक बताइए, तो आपने बताना है कि कौन किसके साथ गुणा हो रहा है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो गुणा हो रहे होते हैं वो दिखते कैसे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने लिखा है 5x² जमा 6y जमा 9z। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपको किसी चर या अचर के बीच में कोई चिन्ह नजर आए, जैसे 5 जमा x है ना, या फिर 5 माइनस वाई, या फिर 5 डिवाइडेड बाय एल, है ना, आपको अगर इनके बीच में कोई चिन्ह नजर आए या फिर आपको ऐसा लिखा गया हो 5/L, तो भी आपको पता लग जाएगा कि ये भाग हो रहा है। जमा लिखा जाए तो पता लग जाएगा जमा हो रहा है, माइनस लिखा जाए तो पता लग जाएगा माइनस हो रहा है। लेकिन आपको जो है वो कभी भी पता नहीं लगेगा कि गुणा हो रहा है या नहीं, क्योंकि गुणा का चिन्ह कभी आपको लिखा हुआ मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज को गुणा करते हैं, जैसे 5 गुणा x, तो इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट 5x। क्या लिखेंगे इसको हम? 5x। तो आपने समझ जाना है कि इन दोनों के बीच में जो है वो क्या नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी संक्रिया नहीं है, ना तो जमा है, ना तो माइनस है, ना तो भाग है। तो इसका मतलब इनके बीच में क्या है, क्या हो रहा है? तो इनके बीच में गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? गुणा। तो अभी आप मुझे बताएंगे यहाँ पर x² का गुणांक। किसका गुणांक? x की घात 2 का गुणांक। आप मुझे यहाँ बताएं कि x की घात 2 के साथ कौन है जो गुणा हो रहा है?
5। बहुत अच्छे, है ना। या देखिए इसके साथ क्या कौन गुणा हो रहा है, 5। y के साथ, y आपका ये है, y के साथ कौन गुणा हो रहा है, 6। बहुत बढ़िया। z के साथ, ये आपका z है, कौन गुणा हो रहा है, 9। ठीक है, बहुत अच्छे। तो बस यही हमारा गुणांक होता है, सिंपल। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया गया है 2 जमा एक्स स्क्वायर या फिर x की घात 2 जमा x। इसमें आपने गुणांक बताना है x की घात 2 का। बताइए x की घात 2 का गुणांक बताइए। आपका x की घात 2 है, इसके साथ कौन गुणा हो रहा है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कौन गुणा हो रहा है यहाँ पर, 1, है ना। क्योंकि देखिए 1 गुणा 5 को हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, लिखते हैं ना डायरेक्ट 5। तो 1 गुणा एक्स स्क्वायर को भी हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि इसके साथ 1 लगाया ही जाए। तो जब किसी के साथ कुछ नहीं लगा हो तो आप समझ जाइएगा कि उसके साथ कौन है, उसके साथ हमेशा 1 है। कौन है उसके साथ हमेशा 1। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर है 1। अगला देखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर जमा एक्स की घात 3। बताइए एक्स की घात 2 का गुणांक बताएं। बहुत अच्छे, -1, है ना। क्योंकि देखिए अगर मैं अपने एक्स के इस स्क्वायर को, एक्स की घात 2 को अगर मैं 1 से गुणा करूंगी तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, एक्स की घात 2 ही आएगा। लेकिन कैसा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब जमा का। लेकिन यहाँ देखिए मेरा जो एक्स स्क्वायर है वो तो माइनस का है, माइनस का है ना। तो मेरे को जो है अपने एक्स स्क्वायर को गुणा करना होगा माइनस के 1 के साथ। गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर। ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो उत्तर में माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। तो इसका जो गुणांक होगा वो माइनस का 1 होगा। ठीक है, माइनस का 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा आप खुद जो है अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, पाई बटा 2 एक्स की घात 2 जमा एक्स। बताइए इसमें एक्स की घात 2 का गुणांक बताएं। जल्दी बताएं इसका क्या होगा। एक्स की घात 2 का गुणांक क्या होगा। देखिए ना एक्स की घात 2 के साथ कौन गुणा हो रहा है, कौन गुणा हो रहा है, पाई बटा 2। कौन गुणा हो रहा है, पाई बटा 2। तो यहाँ देखिए पाई बटा 2। तो ये क्या है इसका, ये इसका गुणांक होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है √2x - 1। इसका बताएं। इसमें जो है वो एक्स की घात 2 का बताएं आप गुणांक। लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे तो एक्स की घात 2 तो यहाँ पर है ही नहीं। आपसे ऐसी टर्म का पूछ लिया गया है जिसका जो यहाँ पर है ही नहीं। तो आप मुझे बताएं कि किससे इसको गुणा किया होगा कि आंसर जो है वो 0 आया होगा। बेटा जो अजय जी के नाम से बच्चा ज्वाइन हुआ है, आप चैट बॉक्स में बार बार टाइप ना करें। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्लास से रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है, क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। तो मेरी आपको ये वार्निंग है कि आप जो है इतना सारा इसमें टाइप ना करें, अपना आंसर एक बार लिखें। ठीक है, अजय जोया जी के नाम से जो भी बच्चा या बच्ची ज्वाइन हुई है। ठीक है, चलिए तो हमने जो यहाँ पर क्या किया होगा, एक्स स्क्वायर को हम 0 से गुणा करेंगे तभी तो यहाँ पर 0 आया होगा ना। और 0 को अगर आप यहाँ पर जमा करो, माइनस करो, कुछ भी करो, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो इसका मतलब जब भी आपसे कोई ऐसी टर्म पूछी जाए, ऐसे किसी पद के बारे में पूछा जाए जो आपके बहुपद में होगा ही नहीं, तो आपने हमेशा उसका गुणांक जो है वो 0 लिखना है। हमेशा उसका गुणांक आप कितना लिखोगे, उसका गुणांक आप 0 ही लिखोगे। ठीक है, चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं, पद क्या होते हैं। ठीक है, तो बहुपद में कुछ पद होते हैं, उनको जो है वो कैसे अलग किया जाता है, तो उनको अलग किया जाता है जमा और माइनस के चिन्ह से। ठीक है, जो बहुपद के पद होते हैं उनको हम प्लस और माइनस के चिन्ह से माइनस अलग अलग करते हैं। अगर किसी बहुपद में जो है जमा और माइनस का निशान नहीं होगा तो उस पूरे पद को एक ही पद माना जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप देखते तब आपको ज्यादा यहाँ पर समझ आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा 4x³ + 9y² + 3। तो बताइए इस बहुपद में कुल कितने पद हैं। इस बहुपद में कुल कितने पद आपको नजर आ रहे हैं। 2, 2 मैम।
कौन कौन से? एक्स वाई मैम। नहीं बेटा, वो तो चर है ना, वो तो चर होते हैं। यहां पर हम कर रहे हैं पदों की बात, ठीक है? पद तो क्या होता है? पद होती है आपकी पूरी की पूरी टर्म। देखिए, जमा के निशान से पहले जितना भी लिखा गया होगा वो आपकी पहला पद होगा, ठीक है? जमा के निशान से पहले, उसके बाद देखिए जमा के निशान के बाद जो लिखा है ये आपका दूसरा पद है, ठीक है? उसके बाद एक और जमा का निशान है, उसके उसके बाद जो है वो तीसरा पद है। तो कुल कितने पद है यहाँ पर? कितने हैं? 3 मैम। 3, ठीक है? ओके, सभी बच्चे ध्यान से इसे देखिए, 3 है। यहाँ पर चर की बात नहीं हो रही, चर तो यहाँ पर 2 है, लेकिन पद यहाँ पर 3 है। और इसको कौन डिफरेंशिएट करता है, कौन अलग करता है? तो जमा और माइनस का ये चिन्ह, ठीक है? चलिए और आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर बताइए कितने पद हैं? एक, बहुत अच्छे, ठीक है? यहाँ पर कितने पद हैं? यहाँ पर सिर्फ एक ही पद है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ना तो जमा का निशान है ना तो माइनस का निशान है। तो जब तक जमा और माइनस का निशान नहीं आएगा तब तक हम इस पूरे टर्म को एक ही टर्म जो है वो मानेंगे। अगर यहाँ पर ऐसा होता, देखिए अगर यहाँ पर होता 5 माइनस एक्स जमा वाई माइनस जेड, अब बताइए इस पूरे बहुपद में कितने पद हैं? इस पूरे बहुपद में कितने पद आपको नजर आ रहे हैं? सभी बच्चे कोशिश करें। नहीं बेटा, अब देखिए अब चिन्ह लग चुके हैं ना। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है ना, ये भी माइनस है। तो अब देखिए कितने पद यहाँ पर होंगे? बहुत अच्छे, 4 4 होंगे। क्योंकि देखिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, क्योंकि इनके बीच में क्या आ गए हैं? अब इनके बीच में जो है वो चिन्ह आ गए हैं। जब बीच में एक बार चिन्ह आ गए तो इनको फिर हम एक अलग अलग मानेंगे, 1 2 3 4, ठीक है? तो जिस भी संख्या में जो है वो एक पद होता है उसे हम कहते हैं एक पदी। क्या कहते हैं हम उसको? एक पदी, ठीक है? और जिस भी संख्या में दो, मतलब जिस भी बहुपद में 2 पद होते हैं उन्हें हम कहेंगे द्विपदी। और जिसमें 3 होंगे उसको हम कहते हैं त्रिपदी, ठीक है? चलिए, तो आपको जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से, जिसमें आप शायद थोड़े से कंफ्यूज रहे होंगे, वो आपके जो है वो बुक का क्वेश्चन है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। तो पहले आपको यहाँ पर जो चीजें गिवन है वो आप लिख लीजिए। आपको कहा गया है कि जो घात है वो होनी चाहिए 35, ठीक है? जो आपके पद है वो होने चाहिए कितने? द्विपद है तो बच्चों कितने पद होने चाहिए? अगर आपको कहा गया है द्विपद तो मतलब पदों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 मैम। 2, बहुत बढ़िया, 2 है ना? चलिए तो अब निकालते हैं इसको। तो आप सभी को पता है कि जो घात होती है वो चर की होती है। किसकी होती है? चर। तो मतलब मुझे यहाँ पर एक ना एक चर तो लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर चर लिख लिया, यहाँ पर मैंने एम मैंने यहाँ पर चर लिख लिया है। उस चर की घात कितनी होनी चाहिए? तो चर की घात होनी चाहिए 35। तो मैंने 35 भी यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है? लेकिन ये तो कितने पद हुए? कितने पद हैं ये? सिर्फ एक। कितना है ये? सिर्फ एक है। तो इसको मैंने अगर द्विपदी बनाना है तो मुझे यहाँ पर या तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, या तो जमा का निशान लगाना पड़ेगा, या तो मुझे यहाँ पर जो है वो माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। क्योंकि 2 ही निशान है जिससे हम अपने पदों को अलग अलग करते हैं, है ना? तो इसलिए या तो यहाँ पर जमा लगाना पड़ेगा या तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। आप कुछ भी लगाएं, आपकी मर्जी है। आपको कहा है कि अपनी मर्जी का उदाहरण आप लिखें। तो मैंने लिखा m की घात 35 जमा 4। तो ये मेरा जो है वो द्विपदी बहुपद बन चुका है। और इसकी घात कितनी है? तो इसकी घात है 35। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, 4 या फिर 45 m 35 माइनस 2। क्योंकि देखिए ये पूरी की पूरी हमारी मानी जाएगी एक, ये पूरा का पूरा माना जाएगा पहला पद, और ये पूरा का पूरा माना जाएगा दूसरा पद। तो आप इसे जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपको समझ आया ये क्वेश्चन कैसे लिखना है? घात आपकी 35 होनी चाहिए, पद आपके 2 होने चाहिए, इससे ज्यादा और आपने कुछ यहाँ पर नहीं देखना है, ठीक है? तो आप जो है अपने खुद के एग्जाम्पल भी बड़ी आसानी से जो है वो बना सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको कहा गया है कि अब जो आपकी घात है बच्चों वो कितनी होनी चाहिए? तो घात आपकी होनी चाहिए 100, ठीक है? घात कितनी होनी चाहिए? घात हो जानी चाहिए आपकी 100। और पद कितने होने चाहिए? तो पद आपके होने चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक। चलिए बताइए इसका उदाहरण, कोई भी बच्चा बता दीजिए।
घात होनी चाहिए 100 और पद होना चाहिए। x की घात 100 प्लस में 2। बेटा अगर हम प्लस में 2 लिखेंगे तो ये तो देखिए द्विपदी बन जाएगा, है ना, लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही पद पूछा गया है, तो 2 हम इसमें जमा नहीं करेंगे, हम बस इसे इतना ही लिखेंगे। ठीक है, हम इसे इतना ही लिखेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें जमा या माइनस का निशान लगाते हैं तो वो 2 पद बन जाएंगे और हमें सिर्फ एक ही पद पूछा गया है। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लें। 11 y की पावर 100 भी लिख सकते हैं ना कैसे बेटा? हम? 11 y की पावर 100। हाँ, कैसे भी लिख सकते हो, बस आपने बीच में जमा या माइनस का निशान नहीं लगाना है, बाकी आप कैसे भी लिखे। ठीक है, आप चाहे इसे लिखे 5 x y z उसकी घात 100, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। बस आपने क्या याद रखना है कि बीच में जमा या माइनस का निशान आप जो है वो ना लगाएं। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर करते हैं। तो आपको अगर किसी बच्चे को पता है कि बहुपद की घात किसे कहा जाता है तो आप जरूर मुझे बताएं। बहुपद की घात, वो घात जो सबसे बड़ी हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कैसी घात? चर की। एक तो वो घात किसकी होनी चाहिए? वो चर की होनी चाहिए, अचर की नहीं होनी चाहिए। चर की अधिकतम घात मतलब सबसे बड़ी, जैसा अभी इन्होंने कहा चर की अधिकतम घात सबसे बड़ी घात। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे वो हमारे बहुपद की क्या है? वो हमारे बहुपद की घात है। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल इसके। मैंने यहाँ पर लिखा 10 x की घात 6 जमा 9 x की घात 12 जमा 3 x की घात 1। तो बताइए इस बहुपद की घात कितनी होगी? इस बहुपद की घात कितनी होगी? तो हमने अभी भी पढ़ा, अपने चरों को देखिए, देखिए कि आपके चर में सबसे बड़ी घात कौन सी है। ये 6 है, ये 12 है, ये 1 है। बड़ी कौन है? बड़ी है 12, 12 है ना। तो इस बहुपद की घात जो है वो 12 होगी। जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारे बहुपद की घात होती है। ठीक है, जो सबसे बड़ी घात होती है वही हमारे बहुपद की घात होती है। चलिए तो इस पर बेसिक और क्वेश्चन करते हैं। बताइए। मैम 6 z 6। बहुत अच्छे। 6 जो है वो इसकी क्या है? अधिकतम घात है, इसलिए ये जो है इस बहुपद की घात भी होगी। चलिए तो बुक के क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। आपको यहाँ पर पूछा गया है 5 x की घात 3 जमा 4 x की घात 2 जमा 7x। तो बताइए इस बहुपद की घात कितनी होगी? 3 मैम। बहुत बढ़िया, 3। अगला है 4 माइनस y की घात 2, इसकी घात कितनी होगी इस बहुपद की? मैम 2। 2, बहुत अच्छे। 5t माइनस 7 मैम वर्गमूल 1। 7, 1, बहुत मैम अच्छे। और इसकी बताइए। मैम इसकी भी 1। नहीं, इसकी 1 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई चर ही नहीं है। जब कोई चर ही नहीं है तो घात किसकी देखे? अगर आप कह रहे हो कि इसकी घात 1 है, ठीक है, मान लीजिए इसकी हम मान के चलते हैं कि घात 1 है, तो यहाँ पर चर तो लिखा होता ना, क्योंकि देखिए टी की घात भी तो 1 ही थी, पर टी तो लिखा गया था। तो अगर इसकी घात 1 होती तो यहाँ पर कोई ना कोई चर लिखा होता। जब लिखा ही नहीं है, जब कोई चर ही नहीं लिखा है, तो आप हमेशा उसकी घात कितनी बताएंगे? 0। कितनी बताएंगे? 0। जब आपके पास कोई चर लिखा ही नहीं है तो आप कहेंगे चर की घात जो है वो 0 है। ठीक है, तो इतना आपने ध्यान रखना है। चलिए तो इसमें कोई डाउट है तो फटाफट से पूछें, कोई डाउट नहीं है तो वाई टाइप कर दें। ठीक है, तो अभी हम घात के बारे में बात कर ही रहे थे, तो एक और बात हम कर लेते हैं कि घात के आधार पर जो है वो बहुपदों के नाम होते हैं। किसके आधार पर? घात के आधार पर बहुपद के नाम होते हैं। अगर आपके बहुपद की अधिकतम घात 1 है तो आप कहोगे ये कैसा बहुपद है? ये रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रैखिक है। अगर आपके बहुपद की घात 2 होगी तो आप कहोगे ये जो है वो द्विघाती है। कैसा है? द्विघाती है। अगर आपके बहुपद की घात 3 होगी तो आप कहेंगे ये त्रिघाती है। कैसा बहुपद है? ये त्रिघाती। ठीक है, ये इसको आपने याद कर लिया। अगर 1 होगी बहुपद की अधिकतम घात तो रैखिक, 2 होगी तो द्विघाती, और 3 होगी तो त्रिघाती। ठीक है, चलिए तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर x की घात 2 प्लस x ये किस तरह का बहुपद है? रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती? मैम द्विघाती।
ठीक है, ये कैसा है? द्विघाती, क्योंकि इसकी जो है वो अधिकतम घात देखिए कितनी है यहाँ पर, 2x है, ये भी x है, ये भी x है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है। जो बड़ी घात होती है वही हमारे बहुपद की घात मानी जाती है, तो हमने माना इसकी घात है 2, और जिसकी घात 2 होगी वो हमारा द्विघाती होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, x माइनस x की घात 3। मैम द्विघाती। द्विघात में नहीं बेटा, x की घात 3, बहुत अच्छे, त्रिघाती 3 है ना, तो इसलिए त्रिघाती। अगला बताएं, 1 प्लस x। रैखिक। रैखिक कैसा होगा ये? रैखिक क्यों? क्योंकि इसकी जो घात है वो कितनी है? इसकी घात जो है वो सिर्फ 1 है, 1 है। ठीक है, अब बताएं, r की घात 2। मैम द्विघाती। ठीक है, द्विघाती। चलिए, तो ये आपका था 2.1 के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 2.2 के क्वेश्चन। तो पहले उसको हम यहाँ पर समझते हैं कि 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको क्या क्या चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले आप बच्चे मुझे बताएं कि शून्यक क्या होता है? किसी बहुपद का शून्यक क्या होता है? किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है? ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी बहुपद का शून्यक जो है वो चर का ऐसा मान, ठीक है, चर का वह मान, मान मतलब वैल्यू, मान मतलब वैल्यू। मान लीजिए मेरा चर है x, मैंने उसकी जगह पे 2 डाल दिया, तो वो उसका मान हो जाएगा। किसका? मेरे चर का। तो चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर, मैंने अपने बहुपद में उसको अगर डाला, ठीक है, बहुपद में रखने पर यदि वह बहुपद को, ठीक है, मैंने अपने जो है चर के मान को बहुपद में डाला, और अगर उसने मेरे बहुपद को 0 के बराबर कर दिया, कितने के बराबर? 0 के बराबर कर दे। ठीक है, किसके बराबर कर दे? 0 के बराबर कर दे, तो हम उस मान को जो है वो अपने बहुपद का शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे हम? उस मान को हम जो है वो अपने बहुपद का शून्यक कहेंगे। कौन सा मान? जो हमारे बहुपद को किसके बराबर कर दे? 0 के बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी थी। अब इसका हम एग्जांपल लेके जो है वो प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसा, कैसे, कैसा मान, कैसा शून्य। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर हम देखेंगे, तो उसे हम शून्य कहते हैं। आपने बस याद रखना है, शून्य जो क्या कर दे, जो सब कुछ शून्य कर दे, उसी को हम कहेंगे शून्यक। जिसमें इतनी पावर है कि वो हमारे बहुपद को 0 के बराबर कर दे रहा है, उसी को हम कहेंगे उसका शून्यक। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बहुपद लिया x+5, ठीक है, और x+5 नहीं, यहाँ पर कुछ और लेते हैं इजी सा, x-5। ठीक है, अब मैंने पता करना है कि इसका जो है वो शून्यक कौन होगा। तो मैं क्या करूंगी, मैं x पर जो हूँ बारी बारी इसका मान भरूंगी। पहले मैंने x का मान भरा 0, ठीक है, तो x की जगह पर लिखा मैंने 0, माइनस का माइनस, 5 का 5। 0 में से 5 को अगर आप माइनस करोगे तो आएगा 5। 0 और 5 में 5 बड़ा है, तो इसका जो है चिन्ह है वो माइनस का आएगा। ठीक है, तो क्या मेरा जो उत्तर है वो 0 आया? क्या मेरा बहुपद 0 के बराबर हुआ? नहीं हुआ। किसके बराबर हुआ? -5 के। तो क्या क्या x बराबर है 0 मेरे इस बहुपद का शून्यक होगा? नो मैम। शून्यक वो होता है जो उत्तर में 0 लाके दे। इसने मुझे उत्तर में 0 ला करके नहीं दिया, तो ये इसका शून्यक नहीं होगा। आगे चेक करते हैं, x की जगह पे 1 भरते हैं। 1 - 5 बराबर है -4। क्यों? क्योंकि 1 और 5 में जो है वो 5 बड़ा है, प्लस माइनस है तो माइनस होंगे, और उत्तर में जो है वो -4 आएगा। क्या मेरा उत्तर अभी भी 0 आया? नहीं आया, तो मतलब x - 1 भी जो है वो मेरा शून्यक नहीं है। अब इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू 2, तो 2 - 5 मैम पास करके देख लो, मैम ठीक है। 0 आ अब जाएगा। ये कह रहे हैं 5 करके देखो, चलिए 5 करके देखते हैं। तो मैंने x की जगह पे लिखा 5, उसमें -5, तो आ गया 0। तो अब देखिए जो मेरा उत्तर है बच्चों वो आ चुका है 0। क्या आ चुका है? उत्तर मेरा 0 आ चुका है। तो इसका मतलब है कि कौन है जो शून्यक है? तो 5 शून्यक है। कौन है शून्यक? ये 5 जो मैंने x की जगह पर भरा था, जो मैंने x के स्थान पे भरा था, वो वाला 5 जो है वो मेरा क्या है? बहुपद का शून्यक है। क्यों? क्योंकि जब मैंने x को 5 लिखा, 5 के बराबर लिखा, तो इसने मुझे जो है उत्तर में 0 ला के दिया, और जैसे ही जो भी मुझे उत्तर में 0 ला के देगा उसी को मैं अपना शून्यक जो हूँ वो कहूंगी। तभी सभी को समझ आया शून्यक क्या होता है?
समझ आएगा तो भाई टाइप कर दे, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि शून्य जो है वो निकाला कैसे जाता है। अभी तो हमने देखा कि शून्य होता है क्या, अब हम देखेंगे कि शून्य को कैसे निकाला जाए। तो आपको अगर कोई बहुपद दिया है 2x-3 बराबर, सॉरी इतना ही आपको दिया है, या आपको बहुपद दिया है, आपको कहा गया है कि इसका शून्य को ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? इसका जो है वो शून्य ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, अपना के बराबर वेरी जीरो को गुड, रख हम क्या देंगे। करेंगे, अपना हल लिखना शुरू करेंगे। पहले तो अपना बहुपद लिखिए, 2x-3 लिखिए, और उसको कितने के बराबर रख दे, 0 के बराबर रख दे। 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं, तभी हमारा शून्य आएगा, क्योंकि हमें x की ऐसी वैल्यू निकालनी है जो हमारे उत्तर को 0 ले आए। तो इसलिए हमने इसको कितने के बराबर रख दिया, 0 के बराबर। तो आपने ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन में ऐसा करना है, जितने भी क्वेश्चन में आपको शून्य निकालने के लिए कहा जाएगा उन सभी प्रश्न में आपने यही करना है, अपना बहुपद लिख दीजिए और उसको बराबर कर दीजिए 0 के। ठीक है, उसको बराबर कर दीजिए 0 के। तो मैंने कर दिया। अब अपने चर का मान ज्ञात करें, अपने इस चर की वैल्यू निकालें। तो चर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम x को अकेला छोड़ेंगे। x के साथ अभी 2 है और माइनस का 3 है, तो पहले मैंने इसको लिखा 2x, इस 3 को बराबर है कि उस तरफ लेके जाइए। यहां पर ये माइनस का है तो परे परे जाके क्या बन जाएगा, यहाँ माइनस का है तो परे क्या बन जाएगा, प्लस, है ना, प्लस का 3। और यहाँ पर x देखिए, x का x यहाँ रखेंगे, 2 इसके साथ कर रहा है गुणा, तो परे जाके क्या कर लेगा, 0 में 3 जोड़े तो 3 आता है, तो परे जाके क्या कर देगा, ये 2 क्या करेगा, भाग दे देगा। यहाँ गुणा कर रहा है तो परे जाके दे देगा भाग। तो हमारा जो शून्य है वो निकल के आया, x बराबर है 3/2। अब आप कहोगे कि कैसे पता लगाएं, अब हमने शून्य निकाल दिया, पर कैसे पता करें कि इससे जो है हमारी वैल्यू 0 आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो कुछ नहीं करना है ना, क्या करना है, इस x की वैल्यू को अपने बहुपद में डाल दीजिए। इस x की वैल्यू को क्या कीजिए, अपने बहुपद में डाल दीजिए। तो देखिए 2 का 2, x की जगह पे मैंने लिखना है 3/2, तो लिख दिया मैंने 3/2। ठीक है, और माइनस कर देना है इसमें 3। ठीक है, 2 का 2, x की जगह पे लिख दिया 3/2 और माइनस कर देना, मेरे पास प्रश्न में था। तो क्या करेंगे हम, देखिए ये अंश में है, ये हर में है, कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, 3 का 3 और यहाँ पर -3। तो देखिए उत्तर में कितना आ गया, उत्तर में जो है वो 0 आ चुका है, और उत्तर में 0 आ गया है तो मतलब ये मेरा शून्य जो मैंने निकाला ये बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब आपको पता लग गया कैसे शून्य निकालना और कैसे कैसे उसको चेक करना कि ये हमारा शून्य होगा भी या नहीं। जैसे आप इसको जो है वो खुद ही चेक भी कर सकते हो। तो अभी हम एक और चीज यहाँ पर देख लेते हैं कि बहुपद का मान कैसे निकाले। आप अपनी बुक में अगर चेक करें तो आपको ये सभी प्रश्न जो है वो वहां पर होंगे कि बहुपद का मान ज्ञात करो, बहुपद का शून्य ज्ञात करो, ये सारे क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे ना, बहुपद का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको एक बहुपद दिया होगा, मान लीजिए आपको बहुपद दिया है 4x² माइनस 3x जमा 5। आपको कहा गया है कि इस बहुपद का मान ज्ञात करो, कब, जब आपका x जो है वो 0 हो। ठीक है, और या फिर आपका x जो है वो 1 हो। ऐसा आपको जो है क्वेश्चन दिया जा सकता है कि पहले आप चेक करो जब आपका x 0 है तब इसका मान क्या होगा, और फिर आप चेक करो जब इसका मान जो है वो 1 हो तब क्या होगा। तो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मैंने x की जगह पे क्या भरना है, 0 भरना है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे 0 भरिए। तो 4 x की प्लेस पे 0 है तो गुणा 0 का स्क्वायर, ठीक है, 0 का वर्ग -3 गुणा 0 जमा 5। 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 3 को गुणा करेंगे तो भी 0 ही आएगा, प्लस का 5, तो इसका उत्तर आया 5। तो मतलब जब मेरा x 0 होगा तो मेरा जो बहुपद है वो 5 के बराबर आ जाएगा। उसी को हम बहुपद का मान कहते हैं, अपने बहुपद की वैल्यू कहते हैं कि x 0 रखने पर जो मेरा उत्तर आया वही मेरे बहुपद का मान होगा। जब x 0 होगा तो बहुपद हो जाएगा 5 के बराबर। अगला देखते हैं, अगर मेरा x 1 है, अगर मेरा x कितना है, 1 है, तो यहाँ पर देखिए जितने जहां पर भी x है वहां पर 1 लिखते जाइए। तो 1 का स्क्वायर -3 गुणा 1 जमा 5। ठीक है, तो 4 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आता है, 4 ही कम आएगा 4 -3 जमा 5। ठीक है, 4 में से 3 माइनस करें तो आता है 1, उसमें जमा कर दे 5 तो आता है 6। तो देखिए जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो बहुपद का मान आएगा 6, जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो बहुपद का मान आएगा 5। ठीक है, तो ऐसे जो है वो बहुपद का मान हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको अपने ही बुक में एक और तरह का क्वेश्चन जो है वो नजर आ रहा होगा, जो जिसमें आपको पूछा गया है कि एक बहुपद है, मान लीजिए 2x -3। ठीक है, आपको पूछा गया है कि बताइए क्या x बराबर है 2
या फिर x बराबर है -1, इसका शून्यक है या नहीं। आपको कहा है कि पता करो, ऐसा आपने पता करना है, ऐसा आपने ज्ञात करना है कि क्या इन दोनों में से कोई इसका शून्यक है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब देखिए हम बहुपद का मान निकालते हैं ना, तो मान 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, -4 भी आ सकता है, -10 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्या, बहुपद का मान, ठीक है, बहुपद का मान। लेकिन जब भी आपको पता करना हो कि आपका ये जो आपको दिया गया है, ये जो आपको यहाँ पर चीजें दी गई है, ये इसका शून्यक है या नहीं है, तो ये इसका शून्यक तभी होंगे जब उत्तर में क्या आएगा, जब उत्तर में 0 आएगा। तो इसका मतलब अगर आप x बराबर है 2, अगर इसका शून्यक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो मुझे उत्तर में 0 मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 2, x के प्लेस में मैंने लिख दिया 2 और -3, 2 दूनी होता है 4 और -3, तो मेरे पास उत्तर आया 1। तो क्या x बराबर है 2 मेरे इस बहुपद का शून्यक है? क्या x बराबर है 2 मेरे बहुपद का शून्यक होगा? नो मैम। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उत्तर में हमें 1 मिला, उत्तर में हमें तो 0 मिलना चाहिए था, नहीं मिला तो मतलब नहीं होगा। अगला देखते हैं, x बराबर है -1, तो 2 गुणा -1 -3, यहां पर आ जाएगा -2 -3 बराबर है -5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -5 आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों ही जो है वो मेरे बहुपद के शून्यक नहीं होंगे। ठीक है, दोनों ही जो है वो बहुपद के शून्यक नहीं होंगे। आपको कभी भी चेक करने को दिया जाए कि इसका शून्यक है या नहीं, तो चेक कैसे करोगे? उत्तर में 0 आएगा तो आप कहोगे है, नहीं आएगा तो नहीं है। आपको कहा जाए शून्यक निकालिए, खुद से निकालिए, तो बहुपद को लीजिए, उसको 0 के बराबर कर दीजिए और अपने चर का जो है वो मान निकालिए। ठीक है, उससे आपको जो है उसका शून्यक मिल जाएगा। अगर आपको कहा जाएगा कि इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए, तो आपने क्या करना है? बिल्कुल सिंपल है, जो भी आपको वैल्यू दी गई है उसको अपने बहुपद में भरिए, जो भी आंसर आता है वो उसका मान होगा। तो अभी इन 3 चीजों में से किसी भी चीज में आपको कोई डाउट है तो मुझसे पूछे। इन 3 चीजों में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछें। ठीक है, अभी क्लास में जो है काफी मतलब कि मैक्सिमम बच्चे हैं, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ एक बात, कि अभी जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो 9 अगस्त को होगी। कब होगी? ठीक है, क्योंकि 1 से 7 तारीख तक आपके जो है वो सेट एग्जाम है ना, तो इसलिए आप जो है उन एग्जाम को अच्छे से दीजिए। आज से, कल से जो है आप अपनी इनकी तैयारी शुरू कर लीजिए, अच्छे से बिल्कुल फोकस होकर अपने सेट एग्जाम आप देंगे। और 9 अगस्त को जो है आप अपनी क्लास जो है वो अवंती की फिर से लगाना शुरू कर देना। ठीक है, तो जैसे ही 9 अगस्त आता है आपको सुबह सुबह जो है वो ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि आज आपकी क्लास है, तो सभी बच्चे उसको ज्वाइन करें। क्योंकि हम क्या करेंगे, जो हमारा हमने छोड़ा था ना इसका रिविजन से पहले, पिछले हफ्ते जो हम पढ़ रहे थे, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। जो भी बेसिक है वो हम पढ़ेंगे, और उन बेसिक में ये बहुपद, समीकरण, सब कुछ उनके भी बेसिक आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सभी के जो बेसिक है वो आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताना था। और अभी से ये सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक अपने सेट एग्जाम के लिए। सभी बच्चे अपने एग्जाम अच्छे से करें, चाहे वो हिंदी का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी अच्छे से अपना जो है वो एग्जाम दे, और 9 अगस्त को जो है वो क्लास को भी ज्वाइन करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको शायद स्क्रीन नजर ना आए, 1 मिनट का आप मुझे समय दें। तो अभी के लिए हम कुछ सरल समीकरण कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2.3 अगर करने लगेंगे तो बहुत लंबा ये चला जाएगा, और अभी जो है वो 7 मिनट में आपका ये कंसेप्ट नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम क्या कर ले, जो भी आपकी सर्व समीकरण हैं उनको एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख रखी थी आपकी सर्व समीकरण। चलिए, तो पहले आपकी सर्व समीकरण क्या है वो आप सभी को पता होगा, अगर पता है तो आप उसका मुझे बताएं क्या होता है। x प्लस वाई इस पूरे का वर्ग।
तो बताइए कैसे इस सर्वसमिका को जो है वो लिखा जाता है। दोबारा से बोल रही, क्या बताना है? इसको आप कैसे खोल के लिखोगे? इसको ओपन करके लिखते हैं ना, ये एक फॉर्मूला होता है, ये एक सर्वसमिका है, तो आप इसे कैसे जो है वो खोल के लिखेंगे? मैम एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर प्लस में 2xy। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक मिनट। तो ये सारी सर्वसमिका हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपके सिलेबस में आप जो है वो अपने एग्जाम से पहले इनको जरूर पढ़ ले। ठीक है, एक्स का यहाँ पर वर्ग होगा प्लस 2xy आपस में गुणा होंगे, है ना, और उसके बाद होगा y का स्क्वायर, मतलब y का वर्ग। ठीक है, तो अगली सर्वसमिका इसी की तरह है, वो है x माइनस वाई का वर्ग। तो इसका बताइए क्या होगा? x माइनस वाई होल स्क्वायर। मैम एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस में 2xy। ठीक है, बहुत अच्छे। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, या जैसे इन्होंने बताया वैसे भी आप लिख सकते हो, आगे पीछे आप इनको लिख सकते हो, उससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी आगे है x प्लस वाई x माइनस वाई। मैम एक्स का स्क्वायर माइनस में वाई का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी इसको बोलते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट। और x प्लस वाई का क्यूब या फिर घन, x प्लस वाई होल क्यूब। मैम एक्स का क्यूब प्लस में 3xy प्लस में वाई का क्यूब। ठीक है, पर थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गई है ना, बाकी आपने ठीक बोला, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो एक टर्म आपने मिस कर दी। तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है आपने, देखिए x का क्यूब लिखना है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब। ठीक है, फिर उसके बाद 3 यहां पर आएगा, 3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3xy x प्लस वाई, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy। 2 बार 3xy लिख लिया। पहली बारी में जो है वो x का स्क्वायर होगा, y ऐसे कैसा रहेगा, दूसरी बारी में x ऐसे कैसा रहेगा और y का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप इसको जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, कैसे भी आप इसको लिखना चाहें, ऐसे लिखो तो ऐसे भी चलेगा, नीचे वाले की तरह लिखो तो नीचे वाले की तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आपके पास x माइनस वाई का घन या फिर होल क्यूब। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स मैम क्यूब। ठीक है, बताइए। एक्स का क्यूब प्लस में वाई का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। नहीं, थोड़ा सा देखिए, माइनस का है ना, माइनस का वाई क्यूब, एक्स का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस का वाई जब हम लेंगे तो माइनस के वाई का जब क्यूब करेंगे तो माइनस का साइन इसके साथ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, माइनस के वाई का क्यूब, फिर देखिए यहाँ पर माइनस 3xy और यहाँ पर x माइनस वाई। इसको आप ऐसे ही लिखे, ये आपको सबसे इजी रहेगा। अगर आप इसको खोल के लिखते हो, इसकी तरह लिखते हो, तो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही रखें, ये आपके लिए जो है वो थोड़ा इजी रहेगा। कुछ नहीं करना है, आपने जो है वो देखना है, आपने देखना होता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो इनमें से किसकी तरह दिख रहा है। अगर वो इसकी तरह दिख रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करें, इसकी तरह दिख रहा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा के उसको सॉल्व करें। आइडेंटिटी जो है इनको हम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं हम इनको सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो ये जो है हमारे हेल्प करती है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो एक आपकी यहाँ पर एक और जो है वो सर्वसमीका है, वो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको काफी देखने को भी मिलेगी। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं, 3 पद आ चुके हैं। तो जब भी आपके पास 3 पद हो और उन सभी का जो है ऐसे स्क्वायर हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, पहले कर देंगे x का स्क्वायर, फिर कर देंगे y का स्क्वायर, फिर कर देंगे z का स्क्वायर। ठीक है, इनका स्क्वायर तीनों का कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 था तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा। तो पहले करेंगे हम 2xy, ठीक है, इन दोनों को 2xy, फिर करेंगे हम 2
2yz, फिर करेंगे हम 2zx, ठीक है। पहले ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, ऐसे जो है इसकी आइडेंटिटी को खोला जाता है, इस सर्व समीकरण को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ सर्व समीकरणें जो आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ एक और भी है, ठीक है, तो आप अपनी बुक में देख सकते हो, जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर है 2 उसकी समरी में, ठीक है, जो आपका लास्ट पेज होता है ना अपने आपके पार्ट का, उसकी समरी में आप देख सकते हो। तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में तो काम आएगी ही आएगी, साथ में आपको जो है ये ट्रू फॉल्स में आ सकती है, रिक्त स्थान भरो में आ सकती है, एमसीक्यूज में भी ये आ सकती है, ठीक है। चलिए, तो अभी आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछें, कोई डाउट नहीं है तो बच्चों आप क्लास को जो है वो लेफ्ट कर सकते हो, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और सभी बच्चे जो है अपने सेट एग्जाम बिल्कुल अच्छे से दें, सभी को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चलिए।